अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले कराची वालों के लिए बुरी खबर शामिल करते हैं। शहरियों को अब बिजली मजीद महंगी मिलेगी। ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में ₹2.79 तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली आए ना आए, रेट जरूर बढ़ेंगे। कराची वालों, पेट पर पत्थर बांध लो या पंखे लाइटें बंद करके पत्थर के दौर में चले जाओ, क्योंकि जब बिजली का बिल आएगा तो आंखें पथरा जाएंगी। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। टैरिफ में तकरीबन ₹3 तक का इजाफा होगा। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, कभी फ्यूल का बहाना, कभी तकनीकी खराबी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। 8 से 10 घंटा जाना है, लाइट आ रहा है जा रहा, आ रहा जा रहा बस। कल रात 2 बजे से लाइट गई हुई है, सुबह 9:30 बजे लाइट आई है। पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर बहानों से ऐसे बिल आते हैं कि आवाम बिल जाते हैं। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 24 घंटे के 48 घंटे लाइट दे रहे हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ से? 19,000 का बिल आया, 19,000 का। यहाँ आकर मैंने बोला है कि भाई ये क्यों कहते आपको बढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन ने रोजगार तबाह कर दिए, आमदनियां कम हो गईं, खाने पीने के लाले पड़ गए, मगर सरकार के अंदाज निराले हैं। ये कौन सी हुकूमत बैठे हुए हैं? ये हुकूमत को बोलो आज नीचे बैठे। किसान तो यहाँ पे रहते ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना से मारोगे या बिजली से मारोगे ये लोग? कराची वालों का कहना है कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे, बिजली की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। बिजली की कीमत में इजाफे पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही रोजगार खत्म हो रहा है, अब बिल्स कहां से भरेंगे। मजीद क्या कहना था ये देख लेते हैं। 1000 रुपये का बिल भरता हूँ, अगर 3 रुपये अगर बढ़ गए तो ये समझो 10-11 हज़ार से ऊपर चला जाएगा। और बेरोज़गारी इस कदर ज़्यादा है। मैं खुद एक अच्छी कंपनी में था, वो कंपनी बंद हो गई। हम क्या कह सकते हैं, हम तो आवाम हैं, ठीक है ना। ये है कि सारा बोझ हमारे ऊपर ही, आवाम के ऊपर ही डाला जा रहा है। अब करना है, सारी बात है, क्या कर सकते हैं। मत पूछें, हाल मत पूछें, बेकार है, बेकार है। कह के थक गए हम, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता। मर गए हम लोग रोज़ाना सोशल मीडिया पे लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ऐसे ही मर जाएंगे हम लोग। तो देखना चाहिए हुकूमत को कि पहले ही इतने मामला चल रहे हैं, बेरोज़गारी के मामला हैं और दूसरे मामला हैं, महंगाई हो चुकी है, तो बिजली में इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए यकीनी तौर पर। जुल्म है, ये मिल के लूट रहे हैं सब कुछ। कंपनियों को फ्री हैंड दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 रुपये महंगा तो इन्होंने किया है, लेकिन इस पे नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है। और कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी वक्फे से बिजली की आंख बचोली जारी है। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद इस वक्त मौजूद हैं PCHS में, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। आमिर बताइएगा कि यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, कराची के दीगर इलाकों की तरह PCHS में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PCHS ब्लॉक 2 के। इलेक्ट्रिक ने इस इलाके को नो लोड शेडिंग जोन डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन कभी फ्यूल की कमी या कभी नेशनल ग्रिड से या कभी कैनप से जो है बिजली की सप्लाई को मोती के बायस यहाँ पर भी लोड शेडिंग की जा रही है। 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और के इलेक्ट्रिक की तरफ से की जाने वाली लोड शेडिंग से जो इलाका मकीन है वो अब बिलबिला उठे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना में बिजली के नरखों में इजाफा कराची वालों का इस्तेहसाल है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची वालों को सभी लूट रहे हैं। खुर्रम शेर जमान बिजली की कीमतों में इजाफे का दिफा करने लगे। पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमत बढ़ाना कराची वालों के साथ जुल्म करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं PTI ने कराची को चंदा लेने वाली मशीन समझ लिया है। जब इतनी गर्मी है, कोविड के असरात हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को अनइंटरप्टेड बिजली प्रोवाइड करें, उनको बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही, और उसमें उन हालात में जब आप एक तरफ बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आप बिजली के नरखों में इतना ज़्यादा बढ़ावा कर देते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुंतखब नुमाइंदों के एहतिसाब का वक्त आ गया है। अवाम सड़कों पर ना निकले तो इस्तेहसाल होता रहेगा। कराची के लोग तो जो है वो इस वक्त इंतहाई मुसीबत में है
اور اس وقت حکومتیں ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ PTI رہنما خرم شیرزمان نے کے الیکٹرک کے رویے کو ناقابل قبول قرار دیا، لیکن فیصلے کا دفاع بھی کرتے رہے۔ خود پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف احتجاج کر چکی ہے۔ رافیل کی ہوئی ہے تو وہ تو پیٹرول کی بھی ہوئی ہے نا، اگر آپ کو لیٹ سے آپ کی کسی چیز کی کاسٹ اوپر آ رہی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ نیپرا ان کو دے گی، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود جو ہے پھر بھی ہمارا جو کراچی کا شہر ہے اس کو بجلی تو مل ہی نہیں رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بے حد ہے۔ سیاسی بیانات اپنی جگہ، کراچی کے عوام منتظر ہیں کہ کوئی عملی طور پر ان کو لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کے عذاب سے نجات دلائے۔ کراچی والوں کو مکمل بجلی سپلائی کرنے میں ناکام رہنے والی کے الیکٹرک نے نیا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ کینپ سے بجلی کی فراہمی رک گئی ہے۔ اشرف خان اسی پر رپورٹ کریں گے۔ کیا پھر کراچی والوں کو ہے ستانا؟ کہ الیکٹرک کو مل گیا نیا بہانہ۔ کینپ سے 60 میگا واٹ بجلی کی فراہمی معطل کیا ہوئی؟ بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھانے کا کہہ دیا۔ تاجر رہنما کہتے ہیں کاروبار شام میں بند ہو جاتا ہے تو پھر رات میں کیوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ ہم کسی قیمت پہ اب بل جمع نہیں کریں گے جب تک یہ معاملات درست نہیں کر دیتے۔ KSC کی اجازت داری جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور کمپنیاں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں آئیں کراچی میں جو الیکٹرک کا جو ہے وہ جو رول پلے کریں تاکہ یہاں سستی بجلی ملے اور عوام کا فائدہ ہو۔ تاجروں نے الزام لگایا کہ سستی بجلی بنا کر مہنگی بیچنا کے الیکٹرک کا ٹارگٹ ہے۔ دوسری طرف شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 گھنٹے سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی اذیت اپنی جگہ، عوام کے الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ کے باعث بھی دوہری پریشانی کا شکار ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو کن مسائل کا سامنا ہے، یہ بتا رہے ہیں خورشید عالم۔ امی لائٹ پھر چلی گئی، جاؤ حسنین۔ آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ چکے ہیں کیونکہ بجلی بند تو وائی فائی بھی بند۔ 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، جب لائٹ چل جاتی ہے تو پھر ہم لوگ اپنی ریٹچ آن کرتے ہیں، وہ زیادہ دیر نہیں چلتا لیکن ہم پھر بھی آن کر لیتے ہیں اس کو۔ پاکٹ منی بھی ہم کیسے کریں اب، تو بس ایسے ہی ہوتا ہے، لائٹ جانے کا انتظار ہوتا ہے لائٹ کا۔ پڑھائی کر رہے ہوتے آدھی پڑھائی رہ جاتی ہے، ہم لوگ پھر ڈیٹا کی کوشش کرتے لیکن آپ ہی ڈیٹا ڈلواتی نہیں، ہمارا پیکج کرواتی نہیں ہے، اس لیے ہم اب پڑھ ہی نہیں پاتے۔ بجلی کی پریشانی اپنی جگہ، آن لائن کلاسز کے لیے انٹرنیٹ کا خرچہ والدین پر الگ بوجھ بن چکا ہے۔ جب بچے پڑھنے بیٹھا ہے لائٹ چلی گئی، اب میں کتنا ان لوگوں کو وائی فائی بند ہو گیا، اب ان لوگوں کو پیکج کراؤ۔ 3 بچے میرے یہ ہیں، بڑا بچہ میرے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کی بھی آن لائن کلاسز ہونی ہے، کس کو میں پیکج کرا کے دوں؟ 200 روپے ہفتے کا پیکج ان کا پڑتا ہے، 800 روپے ہفتہ میں کہاں سے لے کر آؤں؟ نوکریاں رہی نہیں، کاروبار رہی نہیں، ہم کہاں کریں؟ تو بہت پریشان ہو گئے۔ متوسط طبقے کے افراد کہتے ہیں آن لائن تعلیم ماہانہ اخراجات میں خواہ مخواہ کا اضافہ بنتا جا رہا ہے۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اور اب کراچی والوں کے لیے اچھی خبر بھی بلیٹن میں شامل کر لیتے ہیں۔ 6 جولائی سے ابر رحمت برسے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 7 جولائی کو موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ مانسون کی پہلی بارش کا یہ سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ فیصل خان کی رپورٹ۔ کی پہلی بارش کراچی والوں کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ 6 جولائی سے لے کے 8 کی صبح تک۔ ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ شدید گرمی سہنے والے کراچی کے باسی ابر رحمت کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، میگا برسنے سے پہلے تیز ہوائیں چلیں گی اور آندھی کا بھی امکان ہے۔ 6 تاریخ کی شام یا رات میں کراچی میں پہلی بارش ہونے کا امکان ہے، اور بارش شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ ڈسٹ سٹارم وغیرہ آ سکتا ہے، تیز آندھی چل سکتی ہے، 25 سے 30 ناٹیکل مائل کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں، اور یہ سلسلہ 8 تاریخ کی صبح تک رہے گا وقفے سے۔ بالخصوص 7 تاریخ کو پھر زیادہ ماڈریٹ اور کسی جگہ میں ہیوی بارش کا امکان ہے۔ صرف کراچی نہیں، بارش برسانے والا سسٹم حیدرآباد، بدین، ٹھٹا اور سندھ کے دیگر شہروں کو نہلانے آ رہا ہے۔ تھر پارکر، بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، سانگڑ اور حیدرآباد، ان سب علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کڑکے گی اور بادل برسیں گے۔ شہری خوش تو ہو جائیں مگر برسات کے موسم میں احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ برساتی نالوں کے بھپڑنے اور بجلی کے بوسیدہ نظام کی وجہ سے ماضی میں کئی جانیں جا چکی ہیں۔ فیصل خان، سما، کراچی۔ بارش آنے والی ہے مگر کراچی میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ اورنگی ٹاؤن کے نالے میں ہزاروں ٹن کچرا پڑا ہے۔ اتنے ندے بھرے ہوتے، ہم کہاں جائیں؟ ہمارا تو کوئی راستہ ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے ہمارا تو۔
औरंगी नाले के इतराफ बसने वाले हर साल की तरह इस बार भी डरे हुए हैं। नाले में हजारों टन कचरा भरा हुआ है, मगर यहाँ कीनों का दावा है कि उन्होंने नाला उबलते तो देखा है, साफ होते हुए देखने की हसरत ही रह गई। नुकसान है इसके अंदर, और पानी उबलने के बाद ये होता है कि वादियों में पानी इधर चला जाता अंदर, इतना दबा 1-1.5 फीट घरों में घुस जाता है। जितने भी घरों में गए कुछ भी सामान नहीं बचा, और इस साल भी ना नालियों की सफाई हुई है ना कुछ हुई है। इधर के लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं, महीने तक के नहीं है। एक दफा की बारिश होती है, महीनों महीनों उधर मलबा पड़ा देता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो साल के अंदर अगर 5 बारिश होती है, 5 दफा घर पूरा इलाका डूबा हुआ होता है। शहर भर के नालों की सफाई के नाम पर हुकूमत सिंध ने 1 अरब रुपए रखे हैं। बारिश सर पर खड़ी है, लेकिन बरसाती नालों की सफाई का दूर दूर तक कुछ नहीं पता। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। शेखुपुरा के इलाके फारुखाबाद में सिख यात्रियों की बस ट्रेन से टकरा गई। DPO शेखुपुरा के मुताबिक हादसे में 20 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हुए हैं। रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, जो शदीद ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी है और जाए हादसा पर क्या मनाज़र हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शेखुपुरा में जाए हादसा के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। अभी मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो ये जो कोस्टर है ये यहाँ पर ही मौजूद है, और पुलिस की जो फोर्सेस हैं, दूसरी फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा देर खड़े भी रहे, देखते भी रहे, पुलिस वालों ने यहाँ से जाने का कहते भी रहे। इधर जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो कोस्टर का ड्राइवर है उसने गलती की, उसने जल्दबाजी की, जिसके बाद जो है वो एक अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। उसने शॉर्टकट लेने को देखा, क्योंकि उससे पहले एक फाटक है उसके दरवाजे बंद किए गए थे, जिसकी वजह से जब उसने शॉर्टकट लेने के लिए एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया तो वहाँ पर जो है वो कोस्टर खड़ी हो गई जाके, जिसके बाद जो है ये हादसा पेश आया। आधा हिस्सा जो है वो कोस्टर का यहीं पर मौजूद है और आधा हिस्सा तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर जाकर जो है वो गिरा हुआ है, क्योंकि ट्रेन जो है वो उसे घसीटती हुई वहाँ तक ले गई। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में तकरीबन 7 जो ज़ख्मी हैं उनको मुंतकिल किया गया था, जिनकी हालत जो है, जिनमें से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक है। और जो MS हैं DHQ अस्पताल के, उनके मुताबिक एक जो खातून हैं उनको हालत जो है वो ख़तरे से बाहर थी और उनको मामूली चोटें जो है वो आई थी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले जो CO रेलवेज़ हैं दोस्त अली लगारी, इसके अलावा DS रेलवेज़ जो हैं उन्होंने जाए हादसा का दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है, जो कि अब 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी इस तमाम तर मामले की। साथ ही साथ रेलवे हुकाम जो है उसका ये कहना है कि चूँकि अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं बहुत सारी, और हम सूबाई हुकूमतों को मुतअद्दिद बार ये ख़त लिख चुके हैं कि इधर जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन हमें उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा और ड्राइवर्स जो है उनकी गफलत भी होती है, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास में दाखिली और खारजी सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म ज़ाहिर किया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी किया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। सलामती से मुताल्लिक सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़म का इरादा। शुरका हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखने के हामी, लेकिन साथ ही वाज़ेह कर दिया कि अपने अवाम और इलाकाई सालमियत का दिफा करने की ख्वाहिश और सलाहियत दोनों रखते हैं। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील की गई। शुरका ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कामयाबी से नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की बहादुरी और कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर ही मजीद बात करेंगे। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि दहशतगर्द ऐसे हमले कर सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना होगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करना या हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है। ये यकीनन एक वो एरिया था जहाँ पे हमें पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और इसकी रेफरेंस से हमने अपनी डिप्लॉयमेंट भी रखी।
اگر آپ کسی بھی مین شاہراہ پہ کھڑے ہوں تو وہاں پہ 1 منٹ میں 100 سے اوپر گاڑیاں جو ہے نا گزرتی ہیں، تو اب پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان گاڑیوں کو روکیں اور ان کو فزیکلی چیک کریں۔ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررسٹ آ کے رہتے ہیں یا ان کو وہاں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے، تو ان ایریاز کو ہم شارٹ لسٹ کر کے ادھر پھر ہم کومبنگ آپریشن کرتے ہیں۔ کیا اب مزید ایسے خدشات ہیں کہ اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں خدشات جہاں تک ہے تو وہ تو بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ ٹائم پہ ریڈی رہنا چاہیے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات کے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت بندوق کی نوک تلے مقبوضہ کشمیر میں فراڈ انتخابات کرواتی رہی ہے۔ بھارت کو گلگت بلتستان میں انتخابات پر تبصرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بتائیے گا ترجمان دفتر خارجہ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیں جی، بھارت جو ہے وہ اب اسے جو نئی چال میں چلنی شروع کی ہے، اس میں ہمیشہ وہ گلگت بلتستان کو اپنی ٹیریٹری قرار دیتے ہوئے جب بھی کبھی وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تعمیراتی کام ہوتے ہیں، اس میں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتا ہے، اور پاکستان نے آج اس تبصرے کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے گلگت بلتستان کے جو عام انتخابات ہونے والے ہیں اس پہ کیا ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، گلگت بلتستان کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ فراڈ قسم کے الیکشن مقبوضہ کشمیر میں کرواتا رہا ہے، جس کا بعض اوقات جو ٹرن اوور ہے وہ 2% بھی نہیں ہوتا رہا۔ تو اس ساری سچویشن میں فراڈ الیکشن کو وہ الیکشن کہتا ہے، اور اسی کی آڑ میں وہ جو اس نے طلبہ سیٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے عالمی برادری کے ساتھ، اس سے وہ برائے افرار اختیار کرتا ہے، لیکن پاکستان کے جو معاملات ہیں اور اس کے جو زیر کنٹرول علاقہ ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ وہ اس قسم کا کوئی تبصرہ کر کے تو اپنے آپ کو وہ جسٹیفائڈ کرنے کی یا اپنا کلیم وہاں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج پاکستان نے اس کا یہ بیان جو ہے وہ مسترد کر دیا اور کہا کہ اس کو اس الیکشن پہ تبصرے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو 7 سال کی سزا بھی سنائی تھی۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اہم فیصلہ، احتساب عدالت کے معطل جج ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کرنے کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 7 سینئر ججز جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نقوی نے شرکت کی۔ اجلاس میں پیش کردہ تحقیقات کے مطابق جج ارشد ملک کو ضابطے کی خلاف ورزی کا مرتکب پاتے ہوئے برطرفی کی سزا کی منظوری دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مریم نواز نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ جج ارشد ملک نے دباؤ میں آ کر یہ سزا سنائی، جس کی جج نے تردید بھی کی تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا اور ارشد ملک کو احتساب عدالت کے جج کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا۔ اس معاملے کی تحقیقات ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے کی اور ان تحقیقات میں انہیں قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ مشتبہ لائسنس کے حامل پائلٹس کب بھرتی ہوئے، وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹر پر تفصیلات شیئر کر دی ہے۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ 236 پائلٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 2010 اور 2018 کے دور اقتدار میں بھرتی ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلے وفاقی وزیر علی زیدی نے اس حوالے سے ٹویٹر پر تفصیلات شیئر کی ہیں۔ ان کے مطابق 236 پائلٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار میں بھرتی ہوئے۔ 2010 میں 8، 2011 میں 20، 2012 میں 28 پائلٹس کو لائسنس دیے گئے، 2013 میں 20 جبکہ 2014 میں 12، 2015 میں 25 پائلٹس کو لائسنس ملا۔ کورونا وائرس بالآخر قابو میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ جون کے وسط کے مقابلے میں وبا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے، لیکن سندھ میں صورتحال کی بہتری کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس کے لیے بڑے پیمانے کے اوپر انتظامی کارروائیاں تمام صوبوں نے اور اکائیوں نے کی تھی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ہم نے پھیلایا۔
जून के वस्त के अंदर 20 शहरों के अंदर हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। नतीजा ये निकला है जून के वस्त में जहाँ पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, वेंटिलेटर्स पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज हैं वो उससे कम हैं। मैंने जून के वस्त में कहा था कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख लोगों को कोरोना का मर्ज लाक हो चुका हो। इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहाँ पर हमें इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नज़र आए। अगर बेहतियाती होगी तो ये बीमारी वापस भी आ सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हल्का बुखार महसूस होने पर ख़ुद को करंतना कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि घर से जिम्मेदारियां निभाऊंगा और साथ में उन्होंने दुआओं की भी दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। दोपहर को हल्का बुखार उनको महसूस हुआ और फिर उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी वो ये कह रहे हैं कि घर से वो जिम्मेदारियां निभाएंगे और साथ में उन्होंने दुआओं की भी दरख्वास्त की। बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हल्का बुखार महसूस होने पर ख़ुद को करंतना कर लिया है। महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया ने लाहौर के मज़ीद 7 इलाकों को सील करने की तजवीज़ दे दी, जबकि वापडा टाउन और EME को मुकम्मल सील किए जाने का इम्कान है। दानियाल उमर इसी पर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में कोरोना के 22 ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों की फहरिस्त तैयार। टाउनशिप A2 ब्लॉक, चुंगी अमर सिद्धू मेन बाजार और ग्रीन सिटी बेदिया का नाम शामिल है। वापडा टाउन और EME को मुकम्मल सील करने की तजवीज दी गई है। वापडा टाउन में 2 हफ्तों में 180 केसेस, चुंगी अमर सिद्धू मेन बाजार से 52 और EME सोसाइटी से 2 हफ्तों में 45 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम और जौहर टाउन C ब्लॉक को भी सील किया जाएगा। मुजवजा इलाकों में जून के दौरान 870 कोरोना केसेस सामने आए। मुजवजा इलाकों में 6,60,000 से ज्यादा आबादी रिहाइश पजीर है। लाहौर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 41,000 से तजावुज कर चुकी है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं कि कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने के बाद ज़िला जनूबी के भी कई इलाकों को लॉकडाउन किया जा रहा है। कौन कौन से इलाके हैं इसमें, समग्र नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमें मज़ीद बताएंगे। आज बिल्कुल सूबाई हुकूमत ने ज़िलाई हुकूमत को इस बात का इख्तियार दे दिया है कि जिन इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ज़िला साउथ ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है और ज़िला साउथ के मुख्तलिफ जो मखसूस इलाके हैं उनको बंद कर दिया जाएगा आज। और अभी जो इलाके हैं, जो मेंशन इलाके मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले ख़याबान राहत के तमाम कमर्शियल इलाके वो बंद किए जाएंगे और क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में तमाम रेस्टोरेंट और कारोबार भी बंद होंगे। बाथ आइलैंड का इलाका भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन से बंद किया जाएगा और खोरी गार्डन मार्केट खारादर का इलाका भी बंद होगा और मछली म्यानी मार्केट खारादर भी बंद होगी। जबकि जलानी मस्जिद गार्डन रोड के इतराफ तमाम कमर्शियल इलाके बंद किए जाएंगे। मदनी मस्जिद रोड, लियारी, मूसा लेन और जो दूसरा है सदर के मुख्तलिफ इलाके बंद किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। कराची में कोई ऐसा काम नहीं जो इंतज़ामिया मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर सके। KMC की जानिब से सदर में बार बार ऑपरेशन के बावजूद पथारे कैसे लग जाते हैं? क्या इंतज़ामिया पथारे माफिया के आगे बेबस हैं? बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज़ अपनी इस रिपोर्ट में। ठेले, पथारे और हर तरह की तजावजात फुटपाथों और सड़कों से साफ कर दी गई हैं। ये दावा है बल्दिया उज़्मा कराची का। तो अब देखते हैं कि सदर में सूरत हाल क्या है। आइए। आप ये बताइए, फुटपाथ पे आपने कब्जा किया हुआ है, यहाँ ठेले लगाया हुआ, फुटपाथ तो पैदल चलने की जगह है। किसने बोला आपको ये ठेले लगाने के यहाँ पर? किसने इजाज़त दी? कोई हटाने नहीं आता? आते हैं पुलिस वाले। तो क्या करते हैं आप? फिर उठाते हैं, पैसे लेते हैं। क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। कौन लेता है? पुलिस वाले। पुलिस पैसे लेती है? सदर में फुटपाथों पे ठेले लगे, पथारे लगे हुए, पैदल चलने वालों की बेसिकली जगह है ये बुनियादी तौर पे।
तो आप क्या समझते हैं ये परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती होगी। परेशानी बिल्कुल होती है, गाड़ियाँ खड़े होते हैं, साइड में ठेले खड़े होते हैं, आने जाने के लिए बहुत परेशानी होते हैं, ठेलों की रश लगा होता है इसमें। सर नाइल ये है कि इनका अपना कसूर है ये, और ये खुद नुकसान उठाएंगे इस चीज़ से, अनकरीब उठाएंगे। कौन नुकसान उठाएगा? जो जिनके हाथ में इख्तियार है, कराची के इलाके सदर की सूरत हाल आपने देख ली। बल्दिया उज़्मा कराची वाले दावे और बयानात तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ आज भी तजावज़ात की भरमार है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। महंगाई का शिकवा आज हर शख्स की ज़बान पर है, मगर एक साहब ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्होंने बकरे का गोश्त 4 रुपए फ़ी किलो में ख़रीदा है। कराची से खुर्शीद आलम उनसे मिलवा रहे हैं जो माजी और हाल की हकीकत बयान कर रहे हैं। बकरे का गोश्त 4 रुपए किलो सुनकर हैरत हो रही है। बिल्कुल, और लोहे की डबल डोर अलमारी सिर्फ 75 रुपए में। यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन ये हकीकत है। एक दौर में ऐसा मुमकिन था। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किरदार से जो एक रिटायर्ड पेंशनर हैं, जो 1960 के और 1970 के अशरे की अपनी कहानी बताएंगे। 8 अगस्त 1965 से मैंने नौकरी शुरू की ये फैंसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। 150 रुपये मेरी तनख्वाह थी, और उस वक्त सोने की कीमत कराची में 100 रुपये तोला, ढाके में 120 रुपये तोला। गोश्त जो था 4 रुपये किलो बकरे का, बेहतरीन, जहाँ से चाहें आप ले लें, 4 रुपये, 3 से लेकर 4 रुपये तक। और गाय का गोश्त जो था, अब बोलते हुए भी ज़रा अजब सा लगता है, 8 आने किलो, और बगैर हड्डी का जो हम लोग जैसे लेते हैं कि बिहारी कबाब के लिए ये हो, तो वो 60 में से 100 रुपये के अंदर पूरे महीने का राशन लालू खेत से लेकर के आता। एक अलमारी हमने खरीदी लोहे की 24 गेज की, और वो मैंने 75 रुपये की खरीदी, डबल डोर की। अब महंगाई का तनासुब आप क्या देखते हैं? बच्चों से कभी बात हुई है महंगाई पे, वो क्या कहते हैं, या आपका क्या तजुर्बा है? बच्चों से क्या बात करता हूँ, मुझको अल्लाह का शुक्र है इतना तजुर्बा है कि ये 2 बच्चे मिल करके हमारा अपना घर नहीं चला सकते। इस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें मैं पेमेंट करता हूँ, बाद में जब उनके पास होता है तो हमको दे देते हैं। नहीं चला सकते, ये 2-3 भी मिल करके नहीं चला सकते हैं जो हम अकेला चलाते थे। वजह क्या है? वजह एक तो प्लानिंग, पहले की प्लानिंग में और आज की प्लानिंग में बहुत फ़र्क है। ये लड़के जो हैं वो वाली प्लानिंग नहीं कि एक चीज़ जहाँ रख दी गई है वहीं रखो, ताकि अंधेरा हो तो आँख बंद करके जाके चीज़ उठा लो। आज से कोई गोया आप 50-55 साल पहले के दौर में और आज के दौर में क्या समझते हैं? वाकई बहुत तब्दीली आ गई, महंगाई हो गई है? ऐसी वैसी तब्दीली आ गई। हम सोचते हैं कि हमारे शायद ये बच्चे उस वक्त पैदा अगर होते तो सब मर चुके होते अब तक। सैयद इमामुद्दीन की कहानी तो आपने सुन ली। अपनी वालदा के साथ 1 रुपये के 5 किलो आलू और प्याज और 10 रुपये किलो बगैर हड्डी का गोश्त भी खरीद चुका हूँ। अगर हुकूमतें अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाती तो महंगाई का शिकवा आज अवाम की ज़बान पर न होता। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में 24 घंटों में टारगेट किलिंग के 2 वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दोनों वाक़यात में दहशतगर्दों की जानिब से नए हथियार इस्तेमाल किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं चीफ़ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान ख़ान, बताइएगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं? जी देखिए, कराची में 24 घंटे के दौरान टारगेट किलिंग के 2 वाक़यात रुनुमा हुए हैं, जिसमें एक वाक़या है जो कि गार्डन में गुज़िश्ता रात पेश आया था, जिसमें कलदम तंजीम के रहनुमा मुजीब को उनके भतीजे अनस के साथ जो है वो कत्ल किया गया था। जबकि दूसरा वाक़या आज सुबह जो है वो बलोच कॉलोनी के करीब पुलिस एहलकार नौमान का पेश आया है। इन दोनों वाक़यात में नया हथियार जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दोनों जाए वक़ुआ से जो खोल मिले थे उनकी फॉरेंसिक भी करा ली गई है, जिसमें ये सामने आया है कि दोनों वाक़यात में हथियार नया इस्तेमाल किया गया है। जो गार्डन में टारगेट किलिंग की वाक़या किया गया था उसमें 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, जबकि जो बलोच कॉलोनी की वारदात है उसमें 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पहले मुल्ज़िमान पुराना असला इस्तेमाल करते थे जो कि वो शवाहिद छोड़ देते, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती थी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप मैनचेस्टर रवाना हो गया। 6 खिलाड़ियों में फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी मैनचेस्टर से वॉस्टर पहुंचेंगे, जहां इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। रिजल्ट मनफी आने पर ये खिलाड़ी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ 5 अगस्त से होगा।
पंजाब के गीतों को दुनिया में खुशबू की तरह बिखेरने वाले लोक गुलकार आलम लोहार को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। उनके फनी सफर पर देखते हैं लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। आलम लोहार का शुमार उन गुलकारों में होता है जिन्होंने अपनी धरती की खुशबू को कुछ इस तरह महसूस किया कि उन्हें अपने गीतों में समो डाला। आलम लोहार सूफियाना कलाम गाते तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। पाकिस्तान का ये अजीम गुलकार 3 जुलाई 1979 को लाहौर के नजदीक एक कार हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया, मगर पंजाबी मौसीकी के शायकीन के दिलों में आलम लोहार की यादें आज भी ताज़ा हैं। मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।